हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम एनसीईआरटी के क्लास 7 के चैप्टर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हम क्लास 6 के ऑल चैप्टर क्लियर कर चुके हैं और 7 में 1 से लेकर 6 चैप्टर तक क्लियर हो चुका है। आशा करते हैं कि आप लोग सारा वीडियो देखकर शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाते होंगे, क्योंकि अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने का जो ट्रेंड है वो एनसीईआरटी से डायरेक्ट दिया जाता है। और अब हम चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 7 का चैप्टर 7। इसमें हम देखेंगे कि एक लंबे अंतराल के बाद राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन कैसे हुआ। ये परिवर्तन हर जगह समान था, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जानने के क्रम में हम देख पाते हैं कि सामाजिक परिवर्तन हर जगह एक समान नहीं था। ऐसा इसलिए कि अलग अलग किस्म के समाज अलग अलग तरीके से विकसित हुए। हम देख रहे हैं कि हमारा समाज प्राचीन काल से ही समाज वर्ण के नियमानुसार विभाजित था। अब ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए ये नियम बड़े बड़े राज्यों के राजाओं द्वारा स्वीकार किए गए थे। इससे ऊंच और नीच तथा अमीर और गरीब के बीच का फैसला बढ़ा। दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा जटिल हो गया। हम लोग जानते हैं कि वर्ण व्यवस्था प्राचीन काल से ही हमारे समाज में चलते आ रहा था। इस चैप्टर में हम ये भी देखेंगे कि कौन सा जनजाति किस क्षेत्र में रहा करते थे, उसका व्यवसाय क्या था, वो जंगल से कैसे जुड़े हुए थे, वो एक स्थान से दूसरे स्थान क्यों जाते थे। इस सब के बारे में हम इस चैप्टर में देखेंगे। चलिए देखते हैं जनजाति समाज किसको बोला। जनजाति समाज जो ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे और न ही वे कई असमान वर्गों में विभाजित थे, अक्सर ऐसे समाजों को ही जनजाति कहा जाता था। ये जनजाति खेती से अपना जीविकोपार्जन करती थी। कुछ दूसरे जनजातियों के लोग शिकारी, संग्राहक या पशुपालक थे। प्राय वे अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करने के लिए इन गतिविधियों का मिला जुला रूप अपनाते थे। कुछ जनजाति खानाबदोश थी। खानाबदोश उसको कहते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थी। जनजातीय समूह संयुक्त रूप से भूमि चरगाहों पर नियंत्रण रखते थे। अपने खुद के बनाए नियमों के आधार पर परिवारों के बीच इनका बंटवारा था। इनका अपना खुद का नियम था, वो किसी के दूसरे के नियम के अनुसार नहीं चलता था। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी जनजातियाँ फली फूली। सामान्य ये जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तानों और दुर्गम जगहों पर निवास करते थे। ये सब है। कभी कभी जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाजों के साथ, क्योंकि हम लोग का समाज जाति आधारित था और ये लोग से टकराव होता था। कई मायनों में इन जनजातियों ने अपनी आज़ादी का बरकरार रखा और अपनी अलहादा संस्कृति को बचाया। तो यहाँ पे ये आप लोग शॉर्ट नोट्स जब बनाइएगा तो अलहादा संस्कृति किसको है, तो जनजाति है इसमें, अलहादा संस्कृति में। लेकिन जाति आधारित जनजाति समाज दोनों अपनी विविध किस्म के ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर भी रहे। टकराव और निर्भरता के इस संबंध ने दोनों तरह के समाजों को धीरे धीरे बदलने का काम किया। अब हम देखेंगे कि जनजाति लोग कौन थे। तो इसमें देखते हैं कि समकालीन जो इतिहासकार और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कुछ जानकारी नहीं दी, कुछ आबाद को छोड़कर। तो जनजाति लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, लेकिन समृद्ध रीति रिवाजों और मौखिक परंपराओं का वे संरक्षण करते थे। ये परंपराएं हर नई पीढ़ी को विरासत में मिलती थी। आज के इतिहासकार जनजातियों के इतिहास लिखने के लिए वाचिक परंपराओं को इस्तेमाल करने लगे हैं। जनजाति लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते हैं। किसी भी एक जनजाति का इलाका और प्रभाव समय के साथ साथ बदलता रहता था। कुछ शक्तिशाली जनजातियों को बड़े इलाकों पर नियंत्रण था। यहाँ पे शॉर्ट नोट्स लिखने की है। पंजाब में गोखर जनजाति 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी। कौन जनजाति? गोखर जनजाति। और कहाँ? पंजाब में। और गोखर के बाद कौन आया? गख्खर। ये गख्खर। इसका मुखिया कौन था? कमाल खान गख्खर था, जिसको मुल्तान और सिंध मुगलों द्वारा अधीन कर लिए जाने पहले लंगाह और अरघुन। कौन? लंगाह अरघुन।
लोगों का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर था। इस डायग्राम में देखेंगे कि कौन सा जनजाति कहाँ पे रहता था। जैसे अहोम, तो अहोम पूर्वी क्षेत्र में असम की तरफ, खासी है जो मेघालय का है, गक्खर और खोखर ये पंजाब की साइड में है, गक्खर और खोखर ये है। फिर चेर, मारवाड़, वेतर और बदाकस ये तीनों है दक्षिण का। कोरोगा ये पश्चिमी घाटी में है, बिराद है, कोयास है, खोंड है, गोंड है, भील, कोली ये सब दिया हुआ है। आप लोग इस चित्र को अपने नोट्स में बनाइएगा। उत्तर पश्चिम में एक और विशाल और शक्तिशाली जनजाति थी, कौन? बलोच। तो उत्तर पश्चिम में कौन था? बलोच। ये लोग अलग अलग मुखियों वाले कई छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे। पश्चिमी हिमालय में गड्ढी गरियों की जनजाति रहती थी। फिर पूछेगा कि पश्चिमी हिमालय में कौन जनजाति रहती थी? गड्ढी। उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्वी भाग पर भी नागा, अहोम और कई दूसरी जनजाति रहती थी। तो उत्तर पूर्वी में कौन था? नागा, अहोम। और उत्तर पश्चिम में कौन? तो बलोच। हिमालय पे कौन था? पश्चिम हिमालय पे गड्ढी गरिया। तो ये सब याद रखने की चीज़ है। मौजूदा बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक चेर सरदारशाहियों का उदय हो चुका था। तो बिहार और झारखंड में कौन था? चेर। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह 1591 इसमें चेर लोगों पर हमला किया और उन्हें परास्त किया। उन्हें लूट कर अच्छा खासा माल इकट्ठा किया, लेकिन वे पूरी तरह अधीन नहीं बनाए। औरंगजेब के समय में मुगल सेनाओं ने चेर लोगों को कई किलों पर कब्जा किया और इस जनजाति को अपना अधीन नस्ल बना लिया। इस क्षेत्र में रहने वाली महत्वपूर्ण जनजातियों में मुंडा, संताल थे। यद्यपि ये उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। मुंडा संताल भी बिहार, झारखंड और बंगाल, उड़ीसा में रहते थे। कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियों में ये सब आप शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइएगा। कर्नाटक और महाराष्ट्र में क्या है? कोली है, बिराद है। गुजरात में कई इलाकों में भी रहते थे। कुछ दक्षिण में कोरोगा, वेतर, मारवाड़ और दूसरी जनजातियों की विशाल आबादी थी। तो दक्षिण में कौन था? कोरोगा, वेतर, मारवाड़ ये याद रखिएगा। दक्षिण में कोरोग, वेतर और मारवाड़। कर्नाटक महाराष्ट्र में क्या था? कोली, बिराद, दो गो है, कोली, बिराद। भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिम और मध्य भारत में फैली हुई थी। तो भीलों की कहाँ थी? पश्चिम और मध्य भागों में। 16वीं सदी तक अंत तक आते आते इनमें से कई जगह बसे हुए खेतिहर और यहाँ तक कि जमींदार बन चुके थे। तब भी भीलों के कई कुल शिकारी संग्राहक बने और रहे। मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गोंड लोग भी तादाद में फैले हुए थे। तो गोंड लोग कहाँ थे? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। अब देखते हैं खानाबदोश जो होता था वो कैसे रहते थे। खानाबदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते रहते थे। उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था। वे खेतिहर गृहस्थों से अनाज, कपड़े और बर्तन ऐसी ही चीज़ों के लिए ऊन, घी इत्यादि का विनिमय भी करते थे। कुछ खानाबदोश अपने जानवरों पर सामानों की ढुलाई भी करते थे। एक जगह से दूसरी जगह जाते समय खरीद फरोख्त भी करते थे। बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक खानाबदोश थे। उनका कारवां टांडा कहलाता था। इसको याद रखिएगा, टांडा किसको कहते थे? जो कारवां होता था उसको टांडा कहते थे। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बंजारों का ही इस्तेमाल नगर के बाज़ारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करते थे। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। बादशाह जहांगीर ने अपने आसमानों में लिखा है कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे। किससे? बैलों से। जहांगीर के समय सैन्य अभियान के दौरान मुगल सेना के लिए खदानों की ढुलाई का काम करते थे और 1 लाख बैल अनाज ढोते थे उस समय। कई पशुचारी जनजातियां मवेशी और घोड़े जैसे जानवरों को पालने, पोसने और संपन्न लोगों के साथ उसे बेचने का काम करती थी। छोटे छोटे फेरी वालों को विभिन्न जातियां भी एक गांव से दूसरे गांव भ्रमण करती थी। ये लोग रस्सी, सरकची चीज़ें, फूस की चटाई और मोटे बोरे जैसे माल बनाते और बेचते थे। कभी कभी भिक्षुक लोग भी घूमते का काम करते थे। नर्तकों, गायकों और अन्य तमाशाबीनों की भी जातियाँ थी। विभिन्न नगरों और गाँवों में कमाई के लिए अपना कला का भी प्रदर्शन करती थी। इसमें बदलता समाज और नई जाति और सैनिक। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की जरूरतें बढ़ी, हुनर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ी। वर्णों के भीतर भी छोटे छोटे जातियाँ उभरने लगी। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों के बीच नई जातियाँ सामने आई। दूसरी और कई जनजातियों और सामाजिक समूहों की जाति विभाजित समाज में शामिल कर लिया गया और उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया गया।
जैसे सुनार, लोहार, बढ़ई, राजमिस्त्री को भी ब्राह्मण द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दे दी गई। वर्ण के बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बनी। पहले वर्ण था, अब जाति के आधार पर समाज बन गई मध्यकाल में। वर्तमान तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली तालुक में स्थित उयिकोंडन उदयूर के 12वें शतक के लेख में ब्राह्मणों की एक सभा का विचार विमर्श का वर्णन मिलता है। 11वीं और 12वीं सदी तक आते आते क्षत्रियों के बीच नए राजपूत गोत्रों की ताकत में काफ़ी इजाफा हुई। कब? 11वीं और 12वीं शताब्दी में। वे हून, चंदेल, चालुक्य और कुछ दूसरी वंश परंपराओं से आते थे। इनमें से कुछ पहले जनजातियों में आते थे, बाद में कई कुल राजपूत मान लिए गए। धीरे धीरे उन्होंने पुराने शासकों की जगह ले ली, विशेषतः कृषि वाले क्षेत्रों में। यहाँ कई तरह के परिवर्तन हो रहे थे। शासक ने शक्तिशाली राज्यों के निर्माण में अपनी संपदा का इस्तेमाल किया। शासकों के रूप में राजपूत गोत्रों के उदय के उदाहरण का जनजातीय लोगों ने अनुसरण किया। धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन से कई जनजातियाँ जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गया। अब क्या हुआ, जो जनजाति था धीरे धीरे ब्राह्मणों के कहने पर जाति के हिस्से बन गए, लेकिन केवल प्रमुख जनजाति परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो पाए। उनकी बहुसंख्यक आबादी समाज की छोटी जातियों में ही जगह बना पाई। दूसरी तरफ पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिम सरहद की प्रभावशाली जनजातियों ने काफ़ी पहले इस्लाम को अपना लिया था। वे जाति व्यवस्था को नकारते थे। सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था इन इलाकों में बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं की गई। राज्यों की उत्पत्ति जनजातियों के लोगों के बीच हुई सामाजिक बदलाव से गहराई से संबंधित है। हमारे इतिहास के इस महत्वपूर्ण हिस्से को 2 उदाहरण नीचे लिखे हैं। अब हम देखते हैं कि गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। कहाँ? गोंडवाना नाम के गोंड लोग। वे स्थानांतरीय कृषि अथवा जगह बदल बदल कर खेती करते थे। तो ये पूछ देगा कि गोंड लोग कौन सा खेती करते थे? स्थानांतरित। विशाल गोंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में भी बटी हुई थी। प्रत्येक कुल का अपना राजा होता था। जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी, उसी समय कुछ बड़े गोंड राज्य छोटे गोंड सरदारों पर हावी होने लगे। अकबर के शासनकाल के एक इतिहास अकबरनामा में उल्लेखित है कि गढ़ कटंगा के गोंड राज्य में 70,000 गाँव थे। गढ़ कटंगा के इन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत हो रही थी। राज्य गढ़ों में विभाजित थे। हर गढ़ किसी खास गोंड कुल के नियंत्रण में था। ये पुनः 84 गाँवों की इकाइयों में विभाजित हो, उन्हें 84 कहा जाता था। 84 का उप विभाजन बरहोतों में होता था। 84 का किस में होता था? बरहोतों में, जो 12 गांव का मिला हुआ था। बड़े राज्यों के उदय ने गोंड समाज के चरित्र को बदल डाला। उनका मूल बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। ब्राह्मणों लोगों ने गोंड राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त की और अधिक प्रभावशाली बन गए। गोंड सरदारों को अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई। इसलिए गढ़ कटंगा के गोंड राजा अमन दास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कौन सा गोंड सरदार था जो संग्राम शाह की उपाधि धारण की थी? तो अमन दास। इसको आप लोग शॉर्ट नोट्स में जरूर लिखिएगा। उसके पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा सालवाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया। दलपत की मृत्यु कम उम्र में ही हो गई। रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी और उसने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन की कमाल संभाली। उसके समय में राज्य का और अधिक विस्तार हुआ। 1565 में आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़ कटंगा पर हमला किया। कब? 1565 में। कहाँ पे हमला किया? गढ़ कटंगा में। रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया। उसकी हार हुई और उसके समर्पण करने के बजाय मर जाना बेहतर समझा। उसका पुत्र भी तुरंत बाद लड़ता हुआ मारा गया। तो रानी दुर्गावती लड़ते लड़ते मर जाती है और आसिफ खान के नेतृत्व में 1565 में अकबर के शासनकाल में अटैक होता है। गढ़ कटंगा एक समृद्ध राज्य था। तो ये गढ़ कटंगा एक समृद्ध राज्य, इसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उनकी निर्यात करने के व्यापार में खासा धन कमाया। जब मुगलों ने गोंडों को हराया तो उन्होंने लूट में बेशकीमती सिक्के और हाथी बहुतायत हथियार लिए। उन्होंने राज्य का एक भाग अपने कब्जे में ले लिया। शेष वीर नारायण के चाचा चंदर शाह को दे दिया।
गढ़कटंगा के पतन के बावजूद गोंड राज कुछ समय तक चलता रहा, लेकिन वे काफ़ी कमज़ोर हो गए और बाद में अधिक शक्तिशाली बुंदेलों और मराठों के खिलाफ उनके संघर्ष में असफल रहा। अब अहोम के बारे में देखते हैं। अहोम कहाँ है? उत्तर पूर्व में, जो असम की तरफ है। अहोम लोग मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे। कहाँ से आया है तो पूछ देगा कि अहोम कहाँ से आया था, तो म्यांमार से आया था। इसको आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाइए और ज़रूर लिखिएगा इसको। उन्होंने भूइया लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना की। 16वीं सदी के दौरान उन्होंने चुटियों और कोच हाजों के राज्यों को अपना राज्य में मिला लिया। उन्होंने कई अन्य जनजातियों को भी अधीन कर लिया। अहोमों ने एक बड़ा राज्य बनाया और इसके लिए 1530 के दशक में ही इतने वर्षों पहले आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया। अहोम क्या चीज़ का इस्तेमाल किया था? आग्नेय अस्त्रों को। 1660 तक आते आते वे उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का भी निर्माण करने में सक्षम हो गया अहोम जनजाति। लेकिन अहोम लोगों को दक्षिण पश्चिम से कई आक्रमण का सामना करना पड़ा। 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया। कब? 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में। और बहादुरी से सामना करने के बावजूद अहोम लोगों की पराजय हुई, लेकिन उस क्षेत्र पर मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण ज़्यादा समय तक बना नहीं रह सका। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे पाई कहलाते थे। जबरन काम लिया जाने वाले को क्या कहते थे? पाई। इसको याद रखिएगा। अहोम राज्य में एक जनगणना की गई थी। प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे। इसके लिए जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाकों से कम आबादी वाले इलाकों में लोगों को स्थानांतरित किया गया था। इस प्रकार अहोम कुल टूट गए। 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध पूरा होते होते प्रशासन खासा केंद्रीकृत हो चुका था। लगभग सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। दूसरे समय में वे बांध, सिंचाई व्यवस्था इत्यादि के निर्माण और अन्य सार्वजनिक कार्यों से भी जुटे रहते थे। अहोम लोग चावल की खेती के लिए नए तरीके का अमल में लाए। अहोम समाज कुलों में विभाजित था, जिन्हें खेल कहा जाता था। इसको याद रखिएगा। अहोम समाज कुलों में विभाजित था, जिन्हें खेल कहा जाता था। इसको याद रखिए। खेल किसको कहते थे? तो कुलों में जो विभाजित होता है अहोम का, वहाँ उसी को कुल खेल कहते थे। वहाँ दस्तकारी का बहुत कम जातियाँ थी, इसलिए अहोम क्षेत्र में दस्तकार निकटवर्ती क्षेत्रों से आए थे। एक खेल के नियंत्रण में प्राय कई गांव होते थे। किसान को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी। समुदाय की सम्मति के बगैर राजा तक इसे वापस नहीं ले सकता था। शुरुआत में अहोम लोग अपने जनजातीय देवताओं की उपासना करते थे, लेकिन 17वीं सदी के पूर्व में ब्राह्मणों के प्रभाव में बढ़ोतरी हुई। मंदिरों और ब्राह्मणों को राजा के द्वारा भूमि अनुदान में दी गई। शिव सिंह ने काल में हिंदू धर्म वहां का प्रधान धर्म बन गया, लेकिन अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद अपनी पारंपरिक आस्थाओं को पूरी तरह से नहीं छोड़ा था। अहोम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज था। कवियों और विद्वानों के अनुदान में जमीन दी जाती थी। नाट्यकर्म को प्रोत्साहन दिया जाता था। संस्कृत की महत्वपूर्ण कृतियों का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया। बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा में और फिर असमिया में लिखा गया था। बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों को, ये सब याद रखिएगा। आप लोग शॉर्ट नोट जरूर बने। निष्कर्ष यह हुआ कि जिस युग की हम चर्चा करते आए हैं, उस युग के दौरान उपमहाद्वीपीय में काफ़ी सामाजिक परिवर्तन हुआ। वन आधारित समाज और जनजातीय लोग एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में आते रहे। इस आदान प्रदान ने दोनों तरह के समाजों में अनुकूल और बदलाव की प्रक्रिया चलाई। बहुत सी विभिन्न प्रकार की जनजातियाँ थी और उन्हें विभिन्न प्रकार की जीविकाएँ अपनाई। कालांतर में उनमें से कई जाति आधारित समाज में शामिल हो गई, लेकिन कईयों ने जाति व्यवस्था और सनातनी हिंदू धर्म दोनों को ही नकार दिया। कुछ जनजाति ने सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था वाले विस्तृत राज्यों की स्थापना की। इस तरह राजनीतिक रूप से ताकतवर हो गए और उसने बृहद और अधिक जटिल राज्यों और साम्राज्यों का संघर्ष स्थित ला खड़ा किया। मंगोल अपने एटलस में मंगोलिया ढूंढे। इतिहास में सबसे प्रसिद्ध पशुचारी और शिकारी संग्राहक जनजाति मंगोल थी। सबसे प्रसिद्ध कौन था? मंगोल। वे मध्य एशिया के घास के मैदानों, स्टेपी और थोड़ा उत्तर की ओर के वन में प्रांतों में बसे हुए थे। 1206 में चंगेज खान ने मंगोल और तुर्की की जनजातियों में एकता पैदा करके उन्हें एक शक्तिशाली सैन्य बल पर बदल डाला। अपनी मृत्यु के समय 1227 में वह एक सुविस्तृत प्रदेश का शासक था। उसके उत्तराधिकारियों ने एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया। अलग अलग समय में उसके अंतर्गत रूस, पूर्वी यूरोप और चीन मध्य पूर्वी का खासा बड़ा हिस्सा शामिल था। मंगोलों के पास सुसंगठित सैन्य एवं प्रशासनिक व्यवस्था थी। ये विभिन्न जातियों और धार्मिक समूहों के समर्थन में आधारित थी। चलिए दोस्त, अब हो गया। इसका आप लोग शॉर्ट नोट्स जरूर बना लीजिएगा। जो जैसे अहोम के बारे में, गोंड के बारे में, जो जनजाति के बारे में, खेल के बारे में कुछ जाने हैं, उस सबको आप नोट्स जरूर बनाइएगा कि आने वाला एग्जाम में पूछने की संभावना है। और जनजाति से एक क्वेश्चन आता है कि कौन जनजाति किधर है। मध्यकाल में यहाँ फोकस करना है कि मध्यकाल में कौन जनजाति कहाँ पे था।
इसको देखना है और उसके सामाजिक परिवर्तन कैसे हुआ ये सब देखना है। चलिए दोस्त, अब इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अब देखेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में। आप लोग इसका शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाइए। अगर आप लोग कहेंगे तो हम इसका शॉर्ट नोट्स बनाकर डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, अगर कहेंगे तो।